हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्स आईक्यू। और आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोटीन में हम पहले समझेंगे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन में क्या उपस्थित होता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन के प्रकार, ठीक है, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन की कमी से और प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग और प्रोटीन के स्रोत। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहो ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। और ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, और क्योंकि ये जटिल है इसलिए इसको पचाना हमारे लिए कठिन होता है। ठीक है, और ये जटिल क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इतने अणुओं को मिलकर ये प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम समझते हैं कि प्रोटीन का निर्माण आखिर होता कैसे है, डिटेल से इसको समझते हैं। जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो, जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तब क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। कि अमीनो अम्ल क्या है, पहले इसको समझेंगे। अमीनो अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल है जिसमें अमाइन तथा कार्बोसिलिक दो ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, अमाइन और कार्बोसिलिक ये दो ग्रुप पाए जाते हैं अमीनो अम्ल में। ठीक है, और अमाइन जो है ग्रुप, इसका सूत्र जो है NH3 है, आपको ध्यान रखना है। और ये कार्बोसिलिक का COOH है। चलो इसको चित्र से समझते हैं। देखो, पहले हम समझते हैं अमीनो ग्रुप को, यानी अमाइन ग्रुप को, ये वाला। ठीक है, NH3 को। तो देखो, यहाँ पे हमने कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, और ये RNA, ठीक है, यहाँ पे RNA है, ये इसकी जगह पे mRNA भी लग सकता है यहाँ पे, और tRNA भी लग सकता है। तो ये यहाँ पे हमने कार्बन लगाया, और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक नाइट्रोजन लगा दिया। तो देखो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। तो ये जो बना है ये हमारा अमाइन ग्रुप। ठीक है, यानी NH3। और इधर देखो कार्बोसिलिक, इसमें देखो COOH, C और डबल O, एक ये O और H, COO और H, ये वाला एक ग्रुप बन गया। तो आप देख सकते हो एक ग्रुप ये है, इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप, और ये एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये दो ग्रुप जब मिलते हैं तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल कहलाता है, ये वाला। यानी अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब मिलते हैं तब एक अमीनो अम्ल बनता है। और इस तरह के जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ये अमीनो अम्ल मिल गया पूरा, और एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये, यानी 1 2 3 4 जुड़े, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रोटीन है। यानी जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्ल के जुड़ने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जब अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं, ये पूरा अमीनो अम्ल है, तो देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 है। तो इस तरह की एक चेन बन गई। इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो आई होप आपको अमीनो अम्ल समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन बनता है जब बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। अब देखो प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का काम करता है, परंतु ज़रूरत पड़ने पर, अगर हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, तो ये ऊर्जा भी हमें देता है। ठीक है, ये हमें 1 ग्राम में 4.3 किलोकैलोरी ऊर्जा देता है। यानी 1 ग्राम में 4.3 किलोकैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना है। ठीक है, देखो हमारे शरीर में कुल 20 प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुल 20 प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से 10 प्रोटीन जो हैं, ठीक है, 10 प्रोटीन जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, यानी हमारे शरीर में उनका संश्लेषण होता है, और 10 प्रोटीन हमें भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 20 प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। अब आगे हम समझते हैं प्रोटीन के प्रकार।
प्रोटीन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है, उन तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला भाग जो है उसको बोलते हैं सरल प्रोटीन। ये क्या है? वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं और जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। देखो ये जो होते हैं सरल प्रोटीन, ये सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल के बने होते हैं, इसमें और कोई अणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आप पानी लो, पानी में एक कलर डाल दो, जैसे मान लो ये ब्लू कलर डाल दिया, बैंगनी कलर का, तो इसमें कोई आपको रेड कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपने एक ही कलर डाला है और पूरा कलर एक ही कलर से बना है, यानी बैंगनी कलर से बना है। इसी तरह सरल प्रोटीन सिर्फ अमीनो अम्ल के बने होते हैं और अगर इनका जल में अपघटन करते हैं तो हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूमीन्स, ग्लूटेन और हिस्टोन। तो देखो ये जो ग्लूमीन्स है ये पानी में, ये जो ग्लूमीन्स है ये पानी, ठीक है, पानी और अम्ल और सार, पानी, अम्ल और सार तीनों में घुलनशील होता है और अगर इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये जम जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं अंडा, ये अंडे में पाया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स अंडे में पाया जाता है। और दूसरा है ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, जल में घुलनशील नहीं होता परंतु अम्ल और क्षार में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके उदाहरण ले सकते हैं जैसे गेहूँ। ग्लूटेन गेहूँ में पाया जाता है। ठीक है, गेहूँ में पाया जाता है ग्लूटेन। तीसरा है हिस्टोन। हिस्टोन जो है ये जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है और ये इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रकार। दूसरा है हमारा संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, यानी कंजक्ट प्रोटीन। तो ये क्या है? वे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्ल के साथ अन्य अणु भी जुड़े होते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। देखो ये संयुग्मी प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें अमीनो अम्ल तो होता ही है, साथ ही अन्य अणु भी जुड़े होते हैं इसमें। ठीक है, तो अन्य अणु भी जिसमें जुड़े होते हैं और अमीनो अम्ल भी होता है उसको हम बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन और फॉस्फो प्रोटीन। ठीक है, तो इनको हम समझते हैं। तो ये देखो जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में घुलनशील है और इसमें पोस्ट पेड, ठीक है, पोस्ट पेड तत्व पाया जाता है। ये पोस्ट पेड तत्व किस में पाया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन में। ठीक है, और वो जल में घुलनशील है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, यानी ये न्यूक्लियो प्रोटीन किस में पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? जब कार्बन और प्रोटीन, ठीक है, कार्बन और प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तब ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से। अगर इसके बात करें तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये किस में पाया जाता है? ये अंडे के, जो अंडे का ऊपर वाला भाग होता है सफ़ेद भाग, उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, तो इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस इसमें पाया जाता है। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये कैसीन, ठीक है, कैसीन और बेल्टीन इसके उदाहरण हैं। कैसीन जो है वो दूध में पाया जाता है और बेल्टीन जो है वो अंडे में पाया जाता है। ठीक है, तो कैसीन और बेल्टीन इसके उदाहरण हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रोटीन का प्रकार। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डेरिवेटिव प्रोटीन्स। तो ये क्या हैं? वे प्रोटीन जो पाचन के बाद जल अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं।
देखो जब हम कुछ खाते हैं, ठीक है, जब हम कुछ खाते हैं तो पाचन होता है, और पाचन के बाद उसमें जल अपघटन होता है, उससे प्रोटीन बनता है। यानी पाचन के बाद जल अपघटन से बने प्रोटीन को हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे समझ आए आप लिख लेना, दोनों इसकी सही परिभाषाएं हैं। ये वाली जो है ये थोड़ा अच्छे से मतलब सिंपल भाषा में लिखी है और ये विज्ञान की भाषा में है। इसके एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोटीन्स और पेप्टोन, पेप्टाइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने प्रोटीन के तीनों प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रोटीन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो इनको हम देखते हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो इसका पहला कार्य है, ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, कोशिका के निर्माण में भाग लेते हैं और उसमें सहयोगी देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। जीव द्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ये वृद्धि और विकास का काम करते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का काम प्रोटीन करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा और विकास रुक जाएगा। ठीक है, अगला कार्य है, आवश्यकता पड़ने पर ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों के विकास पर नियंत्रण करते हैं। यानी आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, जो लक्षण माता पिता से संतान में पहुंचते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ये जो है प्रोटीन, ये आनुवांशिक लक्षणों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, नियंत्रण करते हैं। अगला कार्य, प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियों की सेल मतलब कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए, त्वचा की कोशिकाओं के लिए, रक्त की कोशिकाओं के लिए, मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए, हड्डियों की कोशिकाओं के लिए ये जो प्रोटीन होते हैं ये आवश्यक होते हैं यानी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कार्य थे। ये संवहन में भी सहायक होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसके हमने कार्य देखे। अब हम देखते हैं प्रोटीन के स्रोत, सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रोटीन के जो शाकाहारी स्रोत हैं उनको हम देखते हैं। पहले शाकाहारी, सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का, ये इसके शाकाहारी स्रोत हैं प्रोटीन के। अब मांसाहारी स्रोत देखते हैं। मांसाहारी यानी जो मांस का भोजन करते हैं। ठीक है, तो ये हैं मांस, मछली, अंडा, यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। तो ये हमने इसके स्रोत भी देख लिए। अब देखो इसके स्रोत हैं, इसके कार्य हैं, तो इससे रोग भी होंगे, तो इनके रोग को भी हम समझते हैं। इसकी कमी और अधिकता से रोग होते हैं। तो कमी से पहले हम देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मरामस नामक रोग होते हैं। तो देखो ये क्वाशियोकर और मरामरस रोग क्या हैं। देखो ये जो क्वाशियो है, ठीक है, क्वाशियोकर ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का पेट बाहर निकल जाता है और हाथ पैर सूखे हो जाते हैं। ठीक है, एकदम पतले हो जाते हैं। परंतु ये वाला रोग जो है मरासमस, इसमें बच्चे का जो होता है मांसपेशियाँ एकदम ढीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये दो रोग होते हैं बच्चों में प्रोटीन की कमी से। शरीर में प्रोटीन की कमी से कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है और कीटोन जो है वो एक विषैला पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब देखो इसकी प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। प्रोटीन की अधिकता से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है और स्ट्रोक और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसका रोग होते हैं जो कि प्रोटीन की अधिकता से होते हैं। प्रोटीन की अधिकता से जो दूसरा रोग है वो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ने पर कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है। ठीक है, जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। तो ये इसके रोग थे, प्रोटीन की कमी और अधिकता से दोनों रोग हमने पढ़ लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।